हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी की आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर लास्ट विच इज़ आवर एनवायरनमेंट। तो आज के इस चैप्टर में आज के इस वन शॉट में हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से निपटाएंगे और हम सारे टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है। देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अराउंड में जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग चीज़ें हो, सारी चीज़ें एक इन्वायरमेंट कंसिस्ट कराती हैं। इन सारी चीज़ों को सम ही इन्वायरमेंट कहलाती है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ दैट सम टोटल ऑफ एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल एनिमल, बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि कार, मोटर बाइक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारे आसपास में रहती है, इसलिए इन सारी चीज़ों का सम इन्वायरमेंट कहलाएगी। फिर अगला है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के सराउंडिंग इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करती है। हमारे एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए और खाना चाहिए। और खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट से। तो हम इनडायरेक्टली प्लांट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, नॉन लिविंग चीज़ें से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब इकोसिस्टम के अंदर आ जाएगा। अगला है आपका कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। आगे हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम और एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो चलिए सबको एक एक करके एकदम अच्छे से पढ़ते हैं। पहला है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। देखो, एक इकोसिस्टम में मेनली दो कंपोनेंट हैं। पहला है अबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा बायोटिक कंपोनेंट्स। आइए देखते हैं कि ये होते क्या हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब किसी भी इकोसिस्टम का नॉन लिविंग पार्ट, जैसे कि आपका हो जाएगा सॉइल, वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, बाकी एक्सेट्रा। और अबायोटिक कंपोनेंट में खाली फिजिकल और क्लाइमेटिक फैक्टर ही कंसिडर किए जाते हैं, मतलब माने जाते हैं। दूसरा है आपका बायोटिक कंपोनेंट। आपके इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये सारी चीज़ आपके बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। और आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनको फर्दर 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, तीसरा डिकम्पोजर। आइए इनको भी अच्छे से देखते हैं। प्रोड्यूसर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद खाना बना सकते हैं, जैसे कि आपका ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया। मेनली सारे प्लांट प्रोड्यूसर ही होते हैं। और प्रोड्यूसर को ऑटोट्रॉफ्स भी के नाम से भी जाना जाता है। और ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, मतलब ये खुद से खाना बना लेते हैं। दूसरा है आपका कंज्यूमर। कंज्यूमर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली प्रोड्यूसर के खाने पे डिपेंड करते हैं। ये खुद तो खाना नहीं बना सकते, लेकिन जो प्रोड्यूसर ने खाना बनाते हैं, जो प्रोड्यूसर खाना बनाते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहता है और उसी फूड को कंज्यूम करता है। और ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिटेट कंज्यूमर को वापस 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। और सारे के जितने भी कंज्यूमर हैं वो सब के सब डायरेक्टली प्रोड्यूसर पर डिपेंड नहीं होते, लेकिन इनडायरेक्टली हो सकते हैं। देखते हैं कि वो बाकी तीनों कैटेगरी कौन है। कंज्यूमर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है और तीनों को एक एक करके देखते हैं। पहला है हर्बीवोर। बचपन से पढ़ा है, वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं या फिर प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवोर कहते हैं, जैसे कि अपना काऊ, बफेलो, गोट एक्सेट्रा। दूसरा है आपका कार्निवोर्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे खाने के लिए डिपेंड होते हैं, या फिर सिंपल शब्दों में बोलें जो मीट का सेवन करते हैं, वो सारे कार्निवोर्स में आ जाते हैं, जैसे कि आपका लायन हो गया, टाइगर हो गया, पोलर बियर एक्सेट्रा। इसके एग्जांपल हो जाएगा आपका लायन, टाइगर, पोलर बियर एक्सेट्रा। और ये प्रोड्यूसर पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं होते, लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर डिपेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि जिन्हें खाते हैं वो हर्बीवोर होते हैं। और हर्बीवोर किस पे डिपेंडेंट होते हैं? अपने प्रोड्यूसर पे। इसका तीसरा कैटेगरी है आपका ओमनिवोर्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे कि ह्यूमन और डॉग्स।
अब तीसरा बायोटिक कंपोनेंट है डिकम्पोजर्स। ये सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी, और ये हमारे इन्वायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके जितने भी डेड और डिकेइंग मैटर हैं उन पे फीड करते हैं और उन्हें डिकम्पोज करके हमारी मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। जैसे आपका प्लांट को हम खाते हैं, कंज्यूमर हैं हम, और जब हम डेड होते हैं तो हम मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी में हमें मिनरल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं डिकम्पोजर्स, और इससे वापस प्लांट्स रीग्रो करते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में आपका आ जाएगा दो तरह के। पहला है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है जो धरती में नेचुरली एग्जिस्ट करती है, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। इसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती, और यहाँ पे किसी इंसान का कोई इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। चौथा है, मतलब इसको चौथा पॉइंट है। और नेचुरल इकोसिस्टम फर्दर दो तरफ से क्लासिफाई किए गए हैं। पहला टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल आपका फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन हो गया, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ये सारे एक्सेट्रा चीज़ें आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ जाएंगे। फिर दूसरा है इसी का नेचुरल इकोसिस्टम का दूसरा पार्ट है एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम मतलब वाटर बेस्ड इकोसिस्टम, जैसे कि आपका रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, और यही सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से ध्यान दें। दूसरा है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये मैन मेड इकोसिस्टम होता है, और इसको ह्यूमन इंटरफेरेंस के लिए रिक्वायरमेंट होती है इसके मेंटेनेंस और क्रिएशन के लिए। जैसे कि आपका खेत हो गया, और गार्डन हो गया, एक्वेरियम हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, इसमें इंसानों की मदद लगती है ताकि वो इस इकोसिस्टम को मेंटेन रख पाएँ और बना पाएँ। अगला टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में दोनों बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, और इकोसिस्टम के फंक्शनिंग के लिए दोनों बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे की मदद लेते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कि आपका प्रोड्यूसर हो गया जो कि बायोटिक कंपोनेंट है, लेकिन ये अबायोटिक चीज़ों पे डिपेंडेंट है, जैसे कि आपका सॉइल हो गया, सनलाइट हो गया, फूड और मिनरल्स के लिए। तो हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम के फंक्शनिंग के लिए बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट का साथ में काम करना ज़रूरी है। अगला टॉपिक है आपका फूड चेन। फूड चेन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सीक्वेंस है जो दिखाता है कि कौन एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है और एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है। कब खा रहा है और एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफ़र फूड एनर्जी। मतलब वही कि एक फूड चेन एक सीक्वेंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो दिखाता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कब खा रहा है और कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है। और फूड चेन में खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंसिडर किया जाता है, और यहाँ फूड चेन में बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल होते हैं। और ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं ये देखते हैं। ट्रॉफिक लेवल किसी भी ऑर्गेनिज्म का फूड चेन में पोजीशन है। ट्रॉफिक लेवल इज़ द पोजीशन एन ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन, और ट्रॉफिक लेवल इज़ द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन। मतलब ट्रॉफिक लेवल फूड चेन में किसी भी ऑर्गेनिज्म का पोजीशन है। अब फूड चेन के एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं टेरेस्ट्रियल फूड चेन का। देखो प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं, और प्रोड्यूसर्स पे आपका प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास हॉपर होता है। और ग्रास हॉपर को खाता कौन है? चूहा को कौन खाता है? स्नेक को कौन खाता है? ईगल। और ईगल जब वापस ख़त्म होता है तो
वो मिट्टी में मिल जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं और उसी मिट्टी में क्या उगता है, प्लांट। तो इसी तरह से ये फूड चेन चलता जाता है और ये आपका टेरेस्ट्रियल फूड चेन। अब हम देखते हैं एक्वेटिक फूड चेन का। एक्वेटिक फूड चेन में आपका हाइड्रोप्लैंक्टन आ जाता है। हाइड्रोप्लैंक्टन समुद्री प्लांट्स है, समुद्री जीव है, जिस पे आपका जो प्लैंक्टन आ जाता है। ये भी एक समुद्री जीव है जो स्मॉल लेवल पे होती हैं। इसको आपका स्मॉल फिश खाते हैं, स्मॉल फिश को बिग फिश खाते हैं, बिग फिश को व्हेल खाते हैं। और ठीक इसी तरह जब व्हेल ख़त्म होता है तो वो समुद्र के नीचे स्थल पे जाता है, वहाँ पे डिकम्पोज होता है, फिर वहाँ पे वापस हाइड्रोप्लैंक्टन जनरेट करता है। और ठीक इसी तरह एक्वाटिक सिस्टम में भी ये फूड चेन चलता रहता है। और जब प्रोड्यूसर डाइस होते हैं तो डिकम्पोज और डिग्रेड होते हैं सिंपल सब्सटेंस में, और ये मिनरल्स के फॉर्म में सॉइल में इनरिच हो जाता है, मतलब मिल जाता है। अगला टॉपिक है आपका फूड वेब। तो फूड वेब, द नेटवर्क ऑफ इंटरलिंक्ड फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। देखो, इकोसिस्टम में बहुत सारे फूड चेन होते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म किसको खा रहा है, यही फूड चेन होता है। लेकिन इकोसिस्टम में ना कई सारे फूड चेन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, तो इसी को हम फूड वेब कहते हैं। इट इज़ बेसिकली, और फूड वेब बेसिकली हाईलाइट करता है कि बहुत सारे फूड वेब कैसे कनेक्ट हैं एक दूसरे से। इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि प्लांट्स पे ग्रॉसहॉपर प्लांट्स को रैबिट खाता है, रैबिट को वॉल्फ खाता है, और रैबिट को ईगल भी खा देते हैं। और ठीक इसी तरह ग्रास पे आपका ग्रासहॉपर होता है और ग्रासहॉपर को चूहा खाता है, और ग्रासहॉपर को आपका बर्ड भी खा लेता है, फ्रॉग भी खा लेता है, फ्रॉग को ऑल खा लेता है, ऑल माउस को भी खा लेता है। मतलब बहुत सारे फूड चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और यही फूड वेब है। आप फूड वेब को ऐसी इस डेफिनेशन के साथ बता सकते हो, और ये मेरे ख्याल से सबसे आसान डेफिनेशन है। अगला टॉपिक है फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। देखो, फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो एनर्जी भी उसके साथ पास ऑन होती जाती है। देखो, प्लांट्स अपना फूड सनलाइट की मदद से बनाते हैं, और प्लांट्स सनलाइट का खाली 1% एनर्जी यूज़ करता है फूड प्रिपरेशन के लिए, और आपका ये एनर्जी है वो प्रोड्यूसर से टर्सरी कंज्यूमर तक ट्रांसफ़र होती जाती है। और ट्रांसफ़र कितना होती है, इसको जानने के लिए आपका 10% लॉ है। 10% लॉ के अकॉर्डिंग आप जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसका खाली 10% एनर्जी ही आपके अंदर आता है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इंटरिंग अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ अवेलेबल फॉर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। मतलब जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को खाते हैं तो खाली 10% एनर्जी ही हमारे अंदर आती है, या फिर हमें कोई खाएगा तो खाली हमारे अंदर का जो 10% एनर्जी है ना, वो उसके अंदर जाएगा। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो, प्रोड्यूसर है, आप प्रोड्यूसर के पास मान लो प्लांट्स के पास 50,000 जूल एनर्जी है, और उसको कोई प्राइमरी कंज्यूमर जैसे कि ग्रासहॉपर ने खा लिया तो खाली 10% एनर्जी उसके अंदर जाएगा। तो 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000। तो 5,000 जूल एनर्जी ग्रासहॉपर के पास गया, और मान लो कोई ग्रासहॉपर को कोई सेकेंडरी कंज्यूमर खा गया। सेकेंडरी कंज्यूमर का एग्जांपल हो जाएगा आपका स्नेक। तो स्नेक जब ग्रासहॉपर को खाएगा तो खाली 10% एनर्जी उसके अंदर जाएगा। तो 5,000 का 10% कितना होगा, 500 जूल। ठीक इसी तरह स्नेक को कोई ईगल खाएगा, जो कि टर्सरी कंज्यूमर का एग्जांपल है। अगर इस टर्सरी कंज्यूमर को ईगल को खाएगा तो ईगल स्नेक को खाएगा तो खाली 10% लॉ उधर भी अप्लाई होगा, और खाली 10% एनर्जी ही उस पर जाएगा। तो 500 का
500 का 10% कितना होगा, 50 जूल। और इसके साथ यहाँ पे आपका ये फूड चेन इसी तरह चलता है और 10% लॉ ही सब जगह अप्लाई होता है। देखो यहाँ पे एनर्जी लॉस बहुत होता है और इसीलिए आप यहाँ पे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन में ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं प्रेजेंट होते हैं। ट्रॉफिक लेवल मतलब फूड चेन में किसी भी ऑर्गेनिज्म का पोजीशन। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लो, यहाँ पे प्रोड्यूसर हो गया, फिर प्राइमरी कंज्यूमर दूसरा ट्रॉफिक लेवल है, सेकेंडरी कंज्यूमर दूसरा ट्रॉफिक लेवल है, टर्शरी कंज्यूमर लास्ट ट्रॉफिक लेवल है और इसके साथ ही ये फूड चेन ख़त्म हो गया। अगला टॉपिक है बायोमैग्निफिकेशन। देखो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता क्या है, आइए देखते हैं। तो इट इज़ द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इन द बॉडी टिश्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज इट मूव फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। बायोमैग्निफिकेशन आपके जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं या फिर जहर हैं उसका दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाने के बाद बढ़ना ही बायोमैग्निफिकेशन ही कहलाता है। मान लो यहाँ पे कोई इंटॉक्सिकेंट्स है, मतलब वही जहर उसको कोई चूहे ने खाया तो चूहे के अंदर वो एक्यूमुलेट हुआ, वो और बढ़ गया। फिर चूहे को मान लो किसी और ने खाया तो वो जब खाएगा ना तो उसके अंदर जो इंटॉक्सिकेंट है वो और बढ़ जाएगा, तो इसी को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। जब एक ट्रॉफिक लेवल कोई दूसरा ट्रॉफिक लेवल वाला ऑर्गेनिज्म खाता है ना तो ऑटोमेटिक बढ़ते जाता है, उसके अंदर ये जहर बढ़ते जाते हैं, एक्यूमुलेट होते जाता है, इसी को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। अगला है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिसको नेचुरल ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, उससे तोड़ नहीं पाते हैं, और यही सब्सटेंस आपका पॉल्यूशन का कारण होता है। बायोमैग्निफिकेशन के एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कोई पॉन्ड है और पॉन्ड में किसी ने कोई जहर डाल दिया तो वहाँ पे रहने वाले जीव आपका प्लैंकटन एग्जांपल के तौर पे उसके अंदर 2 पार्ट्स पर मिलियन का जहर गया तो उसको किसी स्मॉल फिश ने खाया तो उसके अंदर 5 पार्ट्स पर मिलियन जहर इकट्ठा हो गया। फिर उसको स्मॉल फिश को किसी बिग फिश ने खाया तो उसके अंदर 200 पार्ट्स पर मिलियन जहर इकट्ठा हो गया, और उसी बिग फिश को किसी इंसान ने खाया तो उसके अंदर हो जाएगा 1600 पार्ट्स पर मिलियन जहर। तो इसी तरह इंटॉक्सिकेंट्स है ना वो हर ट्रॉफिक लेवल के बाद बढ़ते जाते हैं, इसी को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। वापस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस पे आते हैं। देखो जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे होता है ना उसी को सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन का जहर मिलता है, टॉक्सिकन्स मिलता है, और हालांकि उसको सबसे कम एनर्जी मिलता है बाकी सारे ट्रॉफिक लेवल से। तो ये थे दोस्तों आपको बायोमैग्निफिकेशन। अब चलते हैं आप हमारे चैप्टर के अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स एंड इट्स मैनेजमेंट। तो सबसे पहला इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है आपका ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशन। देखो अर्थ के जो स्ट्रेटोस्फेयर में है, देखो अर्थ का जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, स्ट्रेटोस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर का एक लेयर, वहाँ पे एक लेयर है जिसको हम जानते हैं ओजोन लेयर के नाम से, और ओजोन लेयर ओजोन से बनी होती है, O3 मॉलिक्यूल। और ओजोन एक मॉलिक्यूल है जो 3 ऑक्सीजन एटम से बनी होती है। देखो हालांकि O2 ऑक्सीजन तो हमारे लिए बहुत इसेंशियल है फॉर जिंदा रहने के लिए, धरती में जिंदा रहने के लिए, लेकिन आपका जो ओजोन है ना वो बहुत खतरनाक है। देखो आपका जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन तो हमारे लिए बहुत अच्छा है और उसी की वजह से धरती पे लाइफ पॉसिबल है, लेकिन जो ओजोन है ना वो धरती और हमारे लिए काफ़ी खतरनाक है, इसलिए खतरनाक है। लेकिन जो आपका ओजोन है ना वो यूवी रे से हमें बचाता है। ओजोन
ओजोन लेयर ओजोन जब अपने लेयर पर रहते हैं तब हमें बचाता है। इसका फॉर्मेशन देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो देखो ये आपकी सन से निकली हुई हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से बनती है। जबकि जब आपका ये अल्ट्रावायलेट रेस ऑक्सीजन से टकराता है तो O2 है ना वो टूट जाता है, O2 प्लस वो टूट जाता है आपका सिंगल ऑक्सीजन के रूप में। और जब यही ऑक्सीजन ये सिंगल ऑक्सीजन के एटम किसी दूसरे ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो बन जाता है आपका O3। और यही ओजोन लेयर आपको हमको सबको सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेड से हमें बचाता है। लेकिन अब ओजोन लेयर है ना वो हमारे इंसानों के एक्टिविटीज़ की वजह से डिप्लीट हो रहा है, मतलब खोखला होता जा रहा है। और इसका कारण क्या है, कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, आइए देखते हैं। तो सम केमिकल आर द मेन रीज़न फॉर दिस डिप्लेशन। कुछ केमिकल है जिसकी वजह से ये हो रहा है। पहला केमिकल है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा मिथाइल ब्रोमाइड, चौथा मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो यही सारे केमिकल्स की वजह से हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट होते जा रहा है। और ये कैसे होता है आइए देखते हैं। देखो पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं। कहाँ से? आपका जो फ्रिज है और AC है ना, पहले ज़माने में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बहुत यूज़ होता था। तो उसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में निकलते हैं। और जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में निकलते हैं तो वो टॉप लेयर पे चले जाता है। और टॉप लेयर पे आपका जो अल्ट्रावायलेट रेस होते हैं ना वो इनसे जब टकराते हैं तो आपका CFCl3 बन जाता है। और ये देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फॉर्मूला है CFCl4। जब अल्ट्रावायलेट रेस इससे टकराते हैं तो आपका एक क्लोरीन का एटम निकल जाता है। और यही क्लोरीन का एटम O3 से कंबाइन होता है और वो ClO बन जाता है और O3 को O2 में तोड़ देता है। और इसी की वजह से आपका ओजोन लेयर है ना वो टूट रहा है। और इसी की वजह से आपका अल्ट्रावायलेट रेस धरती में पहुंच रहा है और हमें काफ़ी अफेक्ट कर रहा है, धरती के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को काफ़ी अफेक्ट कर रहा है और इंसान के हेल्थ को भी। इसके ओजोन लेयर डिप्रेशन का इफेक्ट देख लेते हैं। काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका स्किन कैंसर हो जाता है, आपका कैटरेक्ट हो जाता है। कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद, इसको आपने ह्यूमन आई में भी पढ़ा होगा। और आपका DNA डैमेज हो जाता है। और यही सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हमें ये सारे केमिकल्स का रिलीज एटमॉस्फेयर में कम करना पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम है आपका वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले जानते हैं कि वेस्ट होता क्या है। तो एनीथिंग विच इज़ नॉट यूजफुल और नीडेड टू अस इज़ कॉल्ड वेस्ट। ऐसे कोई भी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है या फिर हमारे लिए कोई यूज़फुल नहीं है वो एक वेस्ट कहलाती है। और वेस्ट मेनली दो तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब वो वेस्ट जो खुद से ब्रेक डाउन हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोज़र। जैसे कि आपका बुल्स वेस्ट हो गया, मतलब गोबर हो गया, पेपर हो गया, फ्रूट हो गया, वुड हो गया। इन सारे चीज़ को डिकम्पोज करने के लिए आपका डिकम्पोज़र्स, ये सारी चीज़ें डिकम्पोज़र्स की वजह से डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन आपका जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है ना, वेस्ट है, वो डिकम्पोज़र्स की मदद से डिकम्पोज नहीं हो पाते। जैसे कि आपका एल्यूमिनियम फॉयल हो गया, आयरन नेल्स हो गया, DDT हो गया और रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया। ये सारी चीज़ें, आपको प्लास्टिक हो गया, ये सारी चीज़ें डिकम्पोज़र्स की वजह से डिकम्पोज नहीं हो पाती। इसलिए ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है। और इसको बचाने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। इसको ख़त्म करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, आइए देखते हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। पहला है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। इसमें आपका जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है ना उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता है और
और जब ये एक जगह इकट्ठा होता है तो आपका ये मैन्योर या फिर कंपोस्ट बन जाता है, जो आपका खाद का काम करता है। दूसरा है आपका लैंडफिल। इस टेक्निक में आप बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज कर सकते हो। और इस मेथड पे एक बड़ा सा गड्ढा खना जाता है जिस पे वेस्ट को डाला जाता है, और आपका जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं ना, वो इसमें मैन्योर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन आपका जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है सेफली। तीसरा टेक्निक है इंसिनरेशन। ये टेक्निक इस टेक्निक में आपका जो वेस्ट है ना, उसे जला दिया जाता है और ये राख बन जाता है, और इस राख को मैन्योर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ दूसरा यूज़फुल टेक्निक। चौथा है आपका रिसाइकलिंग। इस टेक्निक में आपका जो वेस्ट है ना, उसे रिसाइकल किया जाता है वापस से रीयूज़ करने के लिए। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जल्द ही मिलते हैं किसी नए सीरीज़ में, किसी नए चैप्टर में, फिर किसी नए सब्जेक्ट में। और इन सारी चीज़ों का, सारे चैप्टर्स का आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं जल्द ही प्रोवाइड कराने का कोशिश करूँगा। और इसी के साथ मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।